Hello students, good morning. Hope you all are fine. So start करते हैं हमारा अकाउंट्स में पार्ट 2 चैप्टर 3 चल रहा था. ओके लास्ट में हमने कुछ 11, 12 और 13 इलस्ट्रेशन देखे थे. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि 10 वाला इलस्ट्रेशन पूरा बैलेंस शीट बनाना है, वो बाकी रखेंगे. तो आज हम इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 14 देखेंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10. क्या बोला है? फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्ट फॉर बुक ऑफ स्टार लिमिटेड. प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 31 मार्च 2017. सो यहाँ पे आपको बैलेंस दिया है, उसको बैलेंस शीट में दिखाना है. तो यहाँ पे हमको पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनानी है. तो हम क्या करेंगे, पहले पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना देंगे. कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाएंगे. ये रही, सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाएंगे और उसके बाद एसेट्स का बनाएंगे. क्लियर? अब ये पूरी की पूरी टेबल बनाने के बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और 1 बाय 1 लिखेंगे. फर्स्ट है एक्यूर्ड कमीशन. कमीशन मिलने का बाकी है यानी कि इनकम हुई, यानी कि एसेट्स हुई. कौन सी एसेट्स बोला जाएगा? ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, सो इट्स कॉल्ड अ करंट एसेट्स. ओके, तो देखते हैं एसेट्स में करंट एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स 20,000 लिखा है. ओके नेक्स्ट, उसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट, फिक्स में टेंजिबल एसेट्स. तो ये रही फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट इक्विटी शेयर 10 लाख. तो इक्विटी शेयर इज अ शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर 10 लाख. नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस इज अ बैंक एंड बैंक इक्विवेलेंस में आएगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंस सो वो एसेट्स में आता है करंट एसेट्स. तो ये रही करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 45,000. नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व किस में आता है? तो सर कोई भी रिजर्व हो वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस. तो लिखा है देखो रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व. नेक्स्ट उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक के रिगार्डिंग है. स्टॉक के रिगार्डिंग होता है तो किस में आता है? इन्वेंटरीज में. तो सर देखें हम एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज. ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000. नेक्स्ट उसके बाद है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स. तो क्रेडिटर्स किस में आता है? तो सर क्रेडिटर्स आता है ट्रेड पेएबल में. ये रहा ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स लिख दिया. और डेटर्स किस में आता है? तो सर ट्रेड रिसीवेबल में, तो उसमें डेटर्स लिख दिया. चलिए उसके बाद है 10% डिबेंचर. तो 10% डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डालेंगे हम. ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर्स. उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में. ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 लिखा है देखो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन इन्वेस्टमेंट. चलिए नेक्स्ट उसके बाद है कस्टम डिपॉजिट. तो कस्टम डिपॉजिट को क्या बोलते हैं हम? तो सर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस. तो ये रहा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, उसमें कस्टम डिपॉजिट 1,25,000. उसके बाद देखते हैं ग्रेजुएटी फंड 20,000. ग्रेजुएटी फंड इज अ लॉन्ग टाइम के लिए प्रोविजन है. तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोला जाएगा. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन ग्रेजुएटी फंड 20,000. एंड लास्ट वन इज अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. तो टैक्स कहाँ पे आता है? तो इट्स कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन 60,000. तो ये रही शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000. चलिए इतना बनाने के बाद हम क्या करेंगे? ये सब कुछ हो गया. तो चलिए जो भी डिटेल्स मिली है सबसे पहले हम करेंगे शेयर होल्डर्स फंड का टोटल, फिर करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़ का टोटल लगाएंगे. उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ का टोटल लगाएंगे. तीनों का टोटल लगाने के बाद तीनों का टोटल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और सामने लिखेंगे टोटल. तो ये मिला हमको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल. अब हम आगे बढ़ेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे. तो ये रहा एसेट्स में सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स का हम टोटल लगाएंगे. उसके बाद है करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स ये सारी है, उसका हम टोटल लगाएंगे. फिर ये दोनों का हम टोटल लगाएंगे.
तो दोनों का टोटल लगाते हैं तो आंसर आ रहा है 16,30,000। ओके, इसको हम मैच करेंगे कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का टोटल क्या हो जाना चाहिए, सेम। देख लो यहाँ पे 16,30,000 और यहाँ भी 16,30,000, तो ये बैलेंस शीट मैच हो गई। इस तरीके से सम किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं नंबर 14 वाला कैसे करते हैं उसको। चलिए तो हम सम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शिवम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है ट्रायल बैलेंस की, लाइक इन्वेंटरीज, फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल्स 5,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, सेल्स, अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक्सपेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इनकम दी है। और पीछे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं सेकंड पेज पे, तो आप देख सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 एक ही है। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ पे हमको फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो सुनो, कभी भी आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने को बोलते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफली एग्जाम में यही ऐसे ही सम होते हैं 11 मार्क्स में, कि जिसमें फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है। तो फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है, उसमें दोनों अकाउंट्स बनाने को आते हैं, यानी कि P&L अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो देखो यहाँ पे पहले P&L अकाउंट्स बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ शिवम लिमिटेड, ये P&L अकाउंट्स पूरा बनाया है। और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। तो हमको भी यही बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट्स बना देंगे, उसका पूरा का पूरा टेबल लिख देंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका पूरा का पूरा टेबल लिखेंगे। ये टेबल पूरा लिखने के बाद अब हम डिटेल्स में जाएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दिया इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज किस में आती है, तो सर इन्वेंटरीज आती है बैलेंस शीट में एसेट साइड्स। तो बैलेंस शीट में हम जाएंगे एसेट साइड, ये रहा बैलेंस शीट में एसेट्स, उसमें इन्वेंटरीज लिख दिया। क्लियर। चलिए उसके बाद बात करते हैं फिक्स एसेट्स टेंजिबल। तो फिक्स एसेट्स किस में आती है, तो सर फिक्स एसेट्स में आती है एसेट साइड बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स 8 लाख लिख दिया। चलिए फिर 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, इट्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किस में आएगा, तो सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। तो देखो बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल 5 लाख लिख दिया। चलिए फिर सेल्स, तो सर सेल्स किस में आएगा, तो सेल्स आता है P&L अकाउंट्स में। तो हम P&L अकाउंट्स में ये लिखा है रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन सेल्स, तो सेल्स लिख दिया 7,50,000। उसके बाद अदर इनकम, तो सर अदर इनकम भी वहीं आती है P&L अकाउंट्स में। तो देखो रेवेन्यू के नीचे अदर इनकम, तो वहाँ पे उसकी अमाउंट फिलअप कर दी। चलिए उसके बाद दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो वो भी सर प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो देखो ये रहा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके सामने 1,30,000। उसके बाद तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस में आता है, तो सर बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये रहा बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,50,000। नेक्स्ट वन इज अ फाइनेंस कोस्ट किस में आता है, तो सर P&L अकाउंट्स में। तो P&L अकाउंट्स निकालेंगे, उसमें फाइनेंस कोस्ट में उसकी अमाउंट फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल कहाँ पे आता है, तो सर बैलेंस शीट में हम कहाँ पे, तो करंट लाइबिलिटीज में। तो करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल। फिर आए ट्रेड रिसीवेबल, तो वो कहाँ पे आएगा, तो सर बैलेंस शीट में एसेट्स में करंट एसेट्स। तो ये रहा करंट एसेट्स, उसमें लिखा ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट कैश एंड कैश बैंक बैलेंस, तो वो भी कहाँ पे आएगा, तो सर एसेट्स में करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, उसमें अमाउंट फिलअप कर दी। डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन आता है सर P&L अकाउंट्स में। तो ये रहा P&L अकाउंट्स, उसमें डेप्रीशिएशन 22,500। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इट्स कॉल्ड परचेस कहाँ पे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर वो आता है P&L में। तो P&L में एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट वाला। नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, तो सर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में। तो देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000। चलिए तो इतना करने के बाद अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे। ये रहा एडजस्टमेंट।
तो आपको पता है कि एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती हैं, यहाँ पे 2 ही अकाउंट है, P&L एंड बैलेंस शीट। तो एक एंट्री P&L में होगी तो दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। कैसे होगी वो देखो, यहाँ पे बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने जो P&L अकाउंट्स बनाया है पहले वो देख लो, फिर इसकी डिटेल लिखेंगे। P&L अकाउंट्स में पहले इनकम का टोटल लगाएंगे, फिर एक्सपेंस का टोटल लगाएंगे, और इनकम के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस करेंगे, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट मिलती है इट्स कॉल्ड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो हमको टैक्स कितना बोला था 80,000, तो उसमें से हम देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, टैक्स उसमें से माइनस करते हैं 80,000। तो यहाँ से हमने 80,000 क्या किया माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो 1,20,000 प्रॉफिट मिला। याद रखो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स P&L अकाउंट्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से माइनस किया, तो सिंगल एंट्री यहाँ पे आ गई। दूसरी एंट्री कहाँ पे आती है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वो कहाँ पे लिखा जाता है, तो वो आता है करंट लायबिलिटीज में, और उसमें भी करंट लायबिलिटीज में। तो चलिए देखते हैं करंट लायबिलिटीज में लिखा है कि नहीं। तो ये रहा करंट लायबिलिटीज, उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखो 80,000 लिखा है, इट्स अ टैक्स। ओके, तो टैक्स की डबल एंट्री हुई, एक तो बैलेंस शीट में आई और दूसरी P&L अकाउंट्स में आई। अभी एक और बाकी है, क्या बाकी है, तो देखो यहाँ पे हमको जो 1,20,000 प्रॉफिट मिला उसकी भी दूसरी एंट्री आएगी, क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, तो सर वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, हम प्रॉफिट ऐड करते थे ना, तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में वहाँ पे ऐड कर दिया 1,20,000, देख लो। ओके, तो इस तरीके से होती है। चलिए ये एंट्री होने के बाद अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ का टोटल, फिर तीनों का टोटल यानी कि 11,50,000। अब बारी है एसेट्स के टोटल की। चलिए एसेट्स का टोटल लगाते हैं। तो एसेट्स की बात करते हैं तो इसमें फिक्स का और ये करंट एसेट्स का, फिर दोनों का टोटल आया 11,50,000, राइट। तो चलिए मैच करते हैं, दोनों मैच हो जाते हैं कि नहीं। तो ये रहा इक्विटी का 11,50,000 और ये रहा एसेट्स का 11,50,000। तो इट्स अ इजी सम, आराम से हो सकता है अगर आपको बैलेंस शीट कैसे लिखनी है वो पता है तो, यानी कि उसका टेबल आपको याद है तो। चलिए ये नॉर्मली सम है, इलस्ट्रेशन सारे के सारे खत्म हो गए, बट मैं आपको एक्सरसाइज का एक सम नंबर 9 हमको देखना है, उसमें एक एडजस्टमेंट ज़्यादा है जो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। ये रहा इलस्ट्रेशन, सॉरी सम नंबर 9, KU लिमिटेड। ये सब कुछ तो हमको पता है कहाँ लिखते हैं ये, आई नो दैट वेरी वेल, बट यहाँ पे देखो अदर इंफॉर्मेशन में ये नई चीज़ दी है, क्लोजिंग स्टॉक 42,000। तो सर क्लोजिंग स्टॉक 42,000 है, चलिए एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है तो कैसे करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं P&L अकाउंट्स में। P&L अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, तो सर चेंज इन स्टॉक होता है जिसमें से हम ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं माइनस। तो ये देखो यहाँ पे हमको ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक तो दे ही दिया है, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे माइनस करेंगे। 36 में से 42,000 माइनस करेंगे तो 6,000 माइनस में आंसर आएगा। तो हमने चले P&L अकाउंट्स में लिख दिया। अब बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में इसका स्टॉक कहाँ पे आता था, तो स्टॉक सर इन्वेंटरीज में लिखते थे, तो एसेट्स में करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज में लिखा जाएगा। और बाकी टैक्स का तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो ये था सम नंबर 9। ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हम चैप्टर 3 फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।